Good morning class. I hope you all are fine in your home and doing your job. Okay. So dear students, as you all know, CBSE has released a press notes in which they reduced the syllabus for the new session 2020 and 21. So the revised mathematics syllabus is here. So first I will discuss a little bit about the whole syllabus which is reduced, and then we will discuss our today's topic, which is continuity. Okay. So let's begin. So dear students, this is the revised syllabus of mathematics for session 20 and 21. Due to the pandemic disease COVID-19, HRD ministry has decided to reduce the syllabus of your NCERT 12th class mathematics. So the revised syllabus is here. Now I am going to discuss about the syllabus topic by topic. Okay, the first chapter is relation and function. In this chapter CBSE has deleted the topic composite function and inverse of a function. ये दोनों चीज़ें मैंने बेटा बताई थी आपको. कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन जिसमें फॉग और गॉफ हम निकालते थे उसको रिड्यूस कर दिया, और इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन का इन्वर्स जो हम फाइंड करते थे, ये दोनों टॉपिक ऑलमोस्ट हटा दिए गए हैं. बात करें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो इस चैप्टर के अंदर ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स एंड कॉट इन्वर्स एक्स के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, वो सारा कुछ हट चुका है. और एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसे भी हटा दिया गया है. एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज में जितने भी हमने फार्मूले पढ़े थे, ओके, साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई, साइन इन्वर्स एक्स माइनस साइन इन्वर्स वाई, ओके, टू साइन इन्वर्स एक्स, टू टेन इन्वर्स एक्स, टू कॉस इन्वर्स एक्स, ओके, साइन इन्वर्स 3x, कॉस इन्वर्स 3x, टेन इन्वर्स 3x, तो ये सारे फार्मूले जो प्रॉपर्टीज़ के अंदर आते थे इसके, वो भी रिड्यूस कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं. नेक्स्ट मैट्रिक्स. मैट्रिक्स के अंदर पहला टॉपिक है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स हुज प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिक्स. इसमें क्या था कि अगर कोई दो मैट्रिक्स नॉन जीरो हैं तो उनका प्रोडक्ट कैसा होता था, जीरो मैट्रिक्स होता था. बट प्रोडक्ट तो जीरो मैट्रिक्स होता था, नल मैट्रिक्स होता था, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो दोनों मैट्रिक्स भी कैसे हों, नल मैट्रिक्स हों. एक थ्योरम है छोटी सी, एक वो पोर्शन हटा दिया. दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन में आपने मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना सिखाया था हमने, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस. तो एलिमेंट्री ऑपरेशन पूरा हटा दिया गया है. यूनिकनेस थ्योरम, किसी मैट्रिक्स का केवल और केवल एक ही इन्वर्स होता है, ऐसा मैंने पढ़ाया था आपको, यूनिकनेस थ्योरम ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का केवल एक ही क्या होता है, इन्वर्स पॉसिबल होता है. उस थ्योरम को भी इन्होंने हटा दिया है. बात करें डिटर्मिनेट की, तो पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेट है, ओके, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेट, उसको हटा दिया गया. डिटर्मिनेट की 6 प्रॉपर्टीज़ थी, वो सारी प्रॉपर्टीज़ हटा दी गई हैं. और कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी, जो हमारा लास्ट वीडियो था मेरा, उसमें हमने डिस्कस किया था ना, कंसिस्टेंसी हुआ तो सॉल्यूशन मिलेगा. कंसिस्टेंसी के अंतर्गत दो चीज़ें होती थी, एक इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन, वो भी हटा दिया. इनकंसिस्टेंसी भी हटा दिया. और नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कितने सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, बाय एग्जांपल्स, ये भी हटा दिया. कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की जहाँ तक बात करें तो इसमें कंटिन्यूटी में से कुछ भी नहीं हटा है, ठीक है. डिफरेंशियबिलिटी में बेटा दो थ्योरम आती थी, एक रोले और एक लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम. ये दोनों थ्योरम हटा दी गई हैं विद प्रूफ एंड देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस. मीन्स डिफरेंशियबिलिटी में से रोले और लैग्रेंज थ्योरम दोनों हटा दी गई हैं. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज एंड अप्रोक्सीमेशन. ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी आपके फिजिक्स में भी आपने पढ़ी होगी, ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी ये हटा दी गई है. और अप्रोक्सीमेशन, जिसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते थे हम किसी फंक्शन की, वो हटा दिया गया है. बात करें अगर इंटीग्रल्स की, तो दो स्पेशल काइंड के जो इंटीग्रेशन थे, इनको बोला जाता है सम स्पेशल काइंड्स ऑफ इंटीग्रेशन. इसके अंदर जो रूट के अंदर स्क्वायर वाले होते थे, और ax प्लस बी, और रूट के अंदर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप के, ये दोनों टाइप के जो इंटीग्रल्स हैं वो हटा दिए गए हैं. और एक टॉपिक और आता था बेटा इंटीग्रल में, इंटीग्रेशन बाय लिमिट एज ए सम, लिमिट एज ए सम वाला टॉपिक भी हटा दिया गया है. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की जहाँ तक मैं बात करूँ तो उसमें एरिया बिटवीन एनी टू कर्व, ये वाला पोर्शन हटा दिया है. इसमें 2-3 टॉपिक्स हैं. एक टॉपिक तो ये है कि सिंपली एरिया निकालिए आप 2 लाइन के बीच का या 3 लाइन के बीच का. एक इसमें सेकंड टॉपिक है कि एरिया बिटवीन एनी कर्व एंड एनी गिवन लाइन, या फिर एनी कर्व एंड एनी गिवन एक्सेस, ओके, तो वो नहीं हटाया है. एक तीसरा पोर्शन हटा दिया गया है जिसमें हमें एरिया फाइंड करना होता था बिटवीन एनी टू कर्व. मान लीजिए सर्किल है एक कर्व और दूसरा कर्व एक पैराबोला है, उनके बीच का एरिया निकालना है, तो उस टाइप के क्वेश्चन अब नहीं आएंगे. जहाँ तक बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में एक टॉपिक इन्होंने हटाया है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन. जनरल सॉल्यूशन गिवन रहता था तब उसका डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे फाइंड करते थे, वो टॉपिक हटा दिया है. दूसरा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द टाइप dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q, वेयर p एंड q बोथ आर क्या, बोथ आर अ फंक्शन ऑफ y.
तो ये वाला टॉपिक हटा दिया है। वेक्टर की बात करें तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हटा दिया इसमें। 3D ज्योमेट्री की बात करें तो 3D ज्योमेट्री में इन्होंने एंगल्स का तो पूरा पोर्शन ही हटा दिया, एंगल बिटवीन एनी टू लाइन, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, ठीक है, और एंगल बिटवीन एनी टू प्लेन, ये सारा एंगल्स वाला पूरा पोर्शन ही हटा दिया। जहाँ तक बात करें लीनियर प्रोग्रामिंग की तो इसमें मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ एलपी ये हटा दिया है। उसमें हम क्या करते थे, स्टेटमेंट दिया रहता था हमको उसको एल्जेब्रिकली बनाना था, ठीक है, तो वो हटा दिया है। और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अनबाउंडेड सॉल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हटा दिया गया है। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो उसमें मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स के मीन और वेरिएंस निकालना ये आता था कई बार, ये मीन और वेरिएंस निकालने वाला हटा दिया गया है रैंडम वेरिएबल्स का। एंड बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी है प्रोबेबिलिटी में, उसको भी इन्होंने हटा दिया है। तो कुल मिला के ये जो टॉपिक्स लिखे गए हैं आपके, ठीक है, राइट हैंड साइड पे ये सारे हटा दिए गए हैं। 30% जो सिलेबस है which has been reduced by the CBSE due to the pandemic disease COVID-19। तो लेफ्ट जो सिलेबस है इस पर हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो ये तो था सिलेबस के बारे में डियर स्टूडेंट्स। नाउ कमिंग टू द आवर टुडेज टॉपिक विच इज़ कंटिन्यूटी। तो लेट्स डिस्कस अबाउट कंटिन्यूटी। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बेटा, सो प्लीज़ बने रहें वीडियो में लास्ट तक और कंटिन्यूटी के बारे में सीखें। ठीक, तो हमारा आज का टॉपिक है कंटिन्यूटी। सो बेसिकली बेटा कंटिन्यूटी होती क्या है? कंटिन्यूटी को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किसके बारे में, लिमिट के बारे में, ठीक है। लिमिट्स होती क्या है? तो एज 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा लिमिट कब एग्जिस्ट करती है और लिमिट होती क्या है। तो बेटा लिमिट क्या होती है? लिमिट जो है, मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है f(x = x) सपोज, और किसी पॉइंट x = c पे हमें क्या करना है, हमें बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो बेटा लिमिट, जब हम लिमिट की बात करते थे तो हम क्या करते थे, इस पॉइंट पे हम इसकी क्या निकालते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो अगर लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट दोनों कैसी आ जाती थी, इक्वल आ जाती थी, तो हम क्या बोलते थे, हम बोलते थे कि लिमिट एट x = c इज एग्जिस्ट, है ना। यही तो बातें होती थी। इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम निकालते थे, और दोनों अगर दोनों एग्जिस्ट कर रही है, दोनों की वैल्यू फाइनाइट आ रही है और इक्वल आ रही है, तब हम कहते थे कि इस पॉइंट पे x = c पे जो फंक्शन गिवन है इसकी लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, इसकी कोई ना कोई एक वैल्यू मिल रही है जो कि इक्वल है, ठीक। जैसे सपोज इसी की बात कर ले यहाँ पे, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू, अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते थे, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर मैं लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट की बात करूँ तो कैसे निकालते थे, तो ध्यान से देख लीजिए। मान लीजिए नंबर लाइन है बेटा, ठीक है, और ये कोई पॉइंट सी है जहाँ पे मुझे क्या, इस फंक्शन की जो कि आइडेंटिटी फंक्शन है इसकी लिमिट फाइंड करनी है। तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट सी के कहाँ को जाएंगे, लेफ्ट को, और राइट हैंड लिमिट के लिए सी को कहाँ को जाएंगे, राइट को। तो होता क्या है, फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट वी आर गोइंग टू अप्रोच टू द पॉइंट सी फ्रॉम लेफ्ट हैंड डायरेक्शन, एंड फॉर राइट हैंड लिमिट वी अप्रोचेस टू सी फ्रॉम राइट हैंड डायरेक्शन, है ना। लेफ्ट हैंड से अगर हम जा रहे हैं पॉइंट सी की ओर को, अगर आपका x टेंस कर रहा है सी की ओर को फ्रॉम द लेफ्ट से, तो हम क्या करते थे, c माइनस, है ना। और अगर आपका जो x है वो टेंस कर रहा है किधर को, c की ओर को फ्रॉम द राइट हैंड डायरेक्शन, तो क्या लिखते थे हम, c प्लस। ये माइनस और प्लस क्या होता है बेटा, माइनस और प्लस जो है ये नोटेशन होता है, ये बताता है कि व्हेन योर पॉइंट x इज टेंडिंग टू c, x कहाँ जा रहा है, c की ओर को। इस पॉइंट c की ओर को जब x जा रहा है, कहाँ से, अगर माइनस लगा है तो इसके लेफ्ट से, क्योंकि c से छोटी वैल्यू है ना, c से कम से, c के लेफ्ट से हम जा रहे हैं, तो c के लेफ्ट में तो नेगेटिव होंगे, राइट को पॉजिटिव, c से बड़े मतलब। और ये जो चीज़ है लिमिट x टेंस, मतलब x टेंस कर रहा है c की ओर को, और यहाँ प्लस क्या दिखाता है कि जो पॉइंट x है वो c की ओर को टेंस कर रहा है फ्रॉम द राइट साइड, और ये द पॉइंट x इज टेंडिंग टू c फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो ये लेफ्ट के लिए और ये राइट के लिए यूज़ करते थे। तो अगर मैं बात करूँ लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो हम कैसे लिखते थे, लिमिट x टेंस टू c माइनस f(x), यही करते थे ना। इसका मतलब क्या था बेटा, इसका मतलब ये था कि जब आपका पॉइंट x टेंस कर रहा है किस पॉइंट की ओर को, c की ओर को फ्रॉम द लेफ्ट, तो फंक्शन कहाँ को टेंस कर रहा है, उस समय फंक्शन की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो लिमिट अब क्या है, x अगर c की ओर को टेंस कर रहा है। अब एक बात बताइए बेटा, अगर आपको c के लेफ्ट में यहाँ पे कोई वैल्यू चाहिए, और ठीक है c के लेफ्ट में यहाँ पे कोई चाहिए वैल्यू, तो क्या करना पड़ेगा, एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट c में से माइनस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। c के लेफ्ट में जाने के लिए आपको यहाँ पे पता करना है कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी,
तो सी के लेफ्ट में अगर आप जा रहे हैं तो सी में से कुछ रिड्यूस हो रहा है, तो हमने मान लिया एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी एच रिड्यूस हो रही है, तो इस पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी इसकी, सी माइनस एच। सिमिलरली अगर मैं सी के राइट में देखूँ, नियर बाई, सी के नियर बाई राइट में मैं देखूँ, तो इस पॉइंट पे सी की वैल्यू क्या होगी, सी से कुछ ज़्यादा होगी, थोड़ा सा ही ज़्यादा होगी लेकिन होगी। तो वो कितना ज़्यादा होगी, हमने मान लिया कि स्मॉल क्वांटिटी, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी एच है ना। ये पॉइंट बीच का सी हो गया, सी के लेफ्ट में जाना है तो सी माइनस एच, और सी के राइट में जाना है तो सी प्लस एच। तो हम करते क्या थे, एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस कर देते थे किससे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ्ट में जा रहे हैं तो सी माइनस एच से। समझ रहे हैं बात को। अब एक बात बताइए, आपने एक्स को रिप्लेस किया कि बेटा किससे, सी माइनस एच से, ठीक है। तो आपकी लिमिट कहाँ को जानी चाहिए, आप लिमिट क्या आनी चाहिए। अब आप देखिए आपका फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स से चेंज हो गया एफ ऑफ सी माइनस एच से। तो एक बात बताइए, एक्स को रिप्लेस किया सी माइनस एच, अब एक्स कहाँ को टेंस कर रहा है आपका जो एक्स है वो टेंस कर रहा है सी की ओर को, मतलब एक्स की जगह पे हम क्या वैल्यू रखेंगे, सी। तो एच कहाँ को टेंस करेगा, मुझे ये देखना है। तो एच इधर आ जाएगा, सी उधर जाएगा, तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, सी माइनस सी विच इज़ जीरो। मीन्स एच कहाँ को टेंस करेगा उस कंडीशन में, जीरो की ओर को। कब, जब आपका एक्स टेंस कर रहा है सी की ओर को, तो एच कहाँ को टेंस करेगा, जीरो की ओर को। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो। ओके, अब क्या है, अब जो ये वैल्यू है ये उठा के फंक्शन में, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एक्स, यहाँ पे हम रख देंगे। तो अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स है तो एफ ऑफ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, सी माइनस एच। ओके, नाउ अप्लाइंग लिमिट। अब अगर लिमिट अप्लाई कर देंगे तो एच की जगह जीरो, ठीक है, एच की जगह क्या रख देंगे, जीरो, तो हो जाएगा सी माइनस जीरो दैट इज सी। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये था लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका। ऐसे ही अगर इस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट निकालना था, हमें क्या निकालना था बेटा, राइट हैंड लिमिट। तो कैसे निकालेंगे, लिमिट एक्स अप्रोच करेगा किधर को, सी की ओर को, फ्रॉम द राइट। ये प्लस का मतलब क्या है कि एक्स सी की ओर को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द राइट हैंड डायरेक्शन, एफ ऑफ एक्स। अगला स्टेप क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस करेगा, अगर सी टेंस करे, एक्स टेंस कर रहा है सी की ओर को, तो एच विल टेंस टू जीरो, और एफ ऑफ। अब एक बात बताइए, ये सी है, सी के राइट में जाना है, सपोज यहाँ पे जाना है सी के राइट में, तो यहाँ पे जाने के लिए सी में कुछ ऐड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा बेटा, राइट में जाना है ना। तो एक स्मॉल क्वांटिटी मैंने इसको क्या मान ली, एच मान ली, तो सी प्लस एच क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे, सी प्लस एच। ओके, अब अगला स्टेप फिर वही, लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन में जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या रख देंगे, सी प्लस एच रख देंगे, तो ये हो जाएगा सी प्लस एच। नाउ ऑन अप्लाइंग लिमिट कितना हो जाएगा, सी प्लस जीरो दैट इज सी। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर किसके, राइट हैंड लिमिट बराबर कितनी आ गई तुम्हारी, सी। तो हम कहेंगे हैंस एट एक्स इज इक्वल टू सी, सी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट क्या है, लिमिट इज एग्जिस्ट, एंड वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, एंड वैल्यू ऑफ लिमिट इज, लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, वो आ गई सी, ठीक है। और शॉर्ट में हम कैसे लिखेंगे इसको, लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना, सी। यानी कि x टेंस टू सी पर जो फंक्शन की लिमिट है, फंक्शन की वैल्यू है, वो कितनी आ गई आपकी, c आ गई। तो ये तो ऑल डिस्कशन था किसके बारे में, ये जनरल सा डिस्कशन था आपके 11th क्लास के लिमिट के बारे में, ठीक है। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ रहे हो। और कैसे आ रहे हो, इक्वल आने के साथ एक फाइनाइट क्वांटिटी हो, अनडिफाइंड ना हो, इनफाइनाइट टाइप का ना हो, एक फाइनाइट क्वांटिटी हो और दोनों इक्वल हो और फाइनाइट हो, तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब बात करते हैं बेटा किसकी, कंटिन्यूटी की, ठीक है। अब बात करते हैं कंटिन्यूटी की, जो हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कंटिन्यूटी बनाया बेटा कंटिन्यूअस से। कंटिन्यूटी किससे बनाया, कंटिन्यूटी जो बना है बेटा वो बना है कंटिन्यूअस से। किससे बना है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार, है ना, लगातार या फिर विदाउट ब्रेक, है ना। कंटिन्यूटी मतलब लगातार, बिना ब्रेक के, कोई ब्रेक है ही नहीं, कहीं पे कोई रुकावट है ही नहीं, लगातार जो चीज़ चल रही है, कंटिन्यू फोकस में है ना, कंटिन्यू फ्रीक्वेंसी चल रही है उसकी, तो उसी को बोलते हैं। मैं अभी मैथमेटिकल टर्म्स में नहीं, मैं जनरल ये कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूँ कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या है। तो कंटिन्यूटी का मतलब बेसिकली क्या है, जो चीज़ लगातार हो, है ना, कंटिन्यूअस चलती जा रही हो, ठीक है, लगातार विदाउट एनी ब्रेक, कहीं पे ब्रेक ना हो, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूटी। ये तो जनरल सी भाषा में बात हो गई। अब मैथमेटिक्स में क्या है कंटिन्यूटी, तो मैथमेटिक्स में देखिए सिंपली पहले ग्राफ से समझते हैं।
सपोज करिए दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। आपने कोई ऐसा ग्राफ एक ड्रॉ किया, तो ये जब ग्राफ मैंने ड्रॉ किया बेटा, इस ग्राफ को ड्रॉ करने समय इस कर्व को, मान लीजिए कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, जब मैं इसको ड्रॉ कर रहा था क्या कहीं पे मेरा पेन लिफ्ट हुआ? कहीं लिफ्ट नहीं हुआ। मैंने एक पॉइंट से स्टार्ट किया और कंटिन्यूअसली मैं इसको बनाते चला गया। तो ग्राफिकली कैसे समझेंगे इसको? व्हेन वी आर प्लॉटिंग एनी ग्राफ ऑफ कर्व, व्हेन वी आर गोइंग टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ एनी कर्व एंड वी डिड नॉट लिफ्ट आवर पेन, आप अपने पेन को नहीं उठा रहे हो, आपका ग्राफ जब आप बना रहे हैं आप उस समय पेन को लिफ्ट नहीं कर रहे हैं, उठा नहीं रहे हैं, तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे? उस कर्व या फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस कर्व या कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। क्लियर है बात? बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं हम ऐसे, ठीक है। अगर कर्व की हेल्प से हम देखें, जैसे मान लीजिए आपके पास फंक्शन है y इक्वल टू एक्स, ओके, कौन सा फंक्शन बोला जाता है बेटा? इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? आइडेंटिटी फंक्शन। तो ग्राफ क्या बनता है बेटा आइडेंटिटी फंक्शन का? अगर मैं आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ देखूं तो ओरिजिन से पास आउट होने वाली एक लाइन होती है ऐसे, है ना, स्ट्रेट दोनों साइड में। तो क्या कहीं पे पेन उठा मेरा इसको बनाते समय? नहीं उठा। तो इसलिए ये जो कर्व है y इक्वल टू एक्स, ये कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा, है ना, कंटिन्यूअस होगा। ये कैसा होगा? कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि देयर इज नो ब्रेक, देयर इज नो होल, देयर इज नो नीड टू, व्हाइल प्लॉटिंग द ग्राफ देयर इज नो नीड टू लिफ्ट द पेन। पेन को लिफ्ट करने की आवश्यकता ही नहीं हुई जब हमने ग्राफ प्लॉट किया। तो ऐसी और भी कई सारे, जैसे y इक्वल टू एक्स है, ऐसी हम और ले सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। ये क्या है बेटा? पैराबोला है। क्या है ये? ये पैराबोला है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो कैसा ग्राफ बनेगा? y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा ना। 11th क्लास में कोनिक सेक्शन पढ़ा होगा। ये देखिए, तो कहीं पे पेन उठाने की जरूरत पड़ी हमें? कहीं पे पेन उठाने की जरूरत पड़ी जब मैंने इस ग्राफ को प्लॉट किया? नहीं पड़ी। तो जब ग्राफ प्लॉट करते समय आपको पेन को लिफ्ट करने की जरूरत ना हो, देयर इज नो एनी ब्रेक, there is no any hole, there is no need to lift the pen while making the graph, then the function is called continuous function. क्लियर होगी बात? अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं डिसकंटिन्यूटी के, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक कर्व है ये, ठीक है, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे इस कर्व में देखिए कितनी जगह ब्रेक आए, एक ब्रेक, दो ब्रेक, आगे नहीं आगे। जब मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक प्लॉट किया, फिर मैंने पेन उठाया, फिर पेन उठा के मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक बनाया, फिर पेन उठाया, फिर इसको यहाँ से यहाँ तक बनाया। तो एक चीज़ आप गौर कर रहे हैं, जिन जिन पॉइंट पे, सपोज ये पॉइंट है x इज इक्वल टू माइनस ए, और सपोज ये पॉइंट है आपका x इज इक्वल टू बी, ये दो पॉइंट जो हैं डोमेन में इस कर्व के, ठीक है, इस कर्व को नाम दे दो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इस कर्व के डोमेन में, ठीक है, इन दो पॉइंट्स पे, किन दो पॉइंट पे? एट x इज इक्वल टू माइनस ए एंड b, इन दो पॉइंट पे मैंने जब कर्व प्लॉट किया तो इन दोनों पॉइंट्स पे मुझे पेन को क्या करने की जरूरत पड़ी? पेन को लिफ्ट करने की जरूरत पड़ी, ओके। तो इन दोनों पॉइंट पे जहाँ जहाँ पे मुझे पेन को लिफ्ट करने की जरूरत पड़ी, जहाँ जहाँ पे ब्रेक या होल दिख रहे हैं, ये दोनों पॉइंट क्या कहलाए जाएंगे? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या बोले जाएंगे? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। क्योंकि इन पॉइंट्स पे फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि कंटिन्यूटी ब्रेक होगी ना बेटा, वहाँ पे आप लगातार प्लॉट नहीं कर पाए ग्राफ को, वहाँ पे जंप आ गया, या ये समझिए वहाँ पे होल आ गया, ब्रेक आ गया, ठीक है। अगर ब्रेक नहीं आया होता तो ये सारे पॉइंट्स पे क्या होता? जैसे यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और कंटिन्यूअसली ये बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ तक भी ये बढ़ रहा है डोमेन के, वो सारे पॉइंट पे कैसा था? कंटिन्यूअस था। अब यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट पे देखो कंटिन्यूअस है, ये देखिए है कि नहीं है कंटिन्यूअस, यहाँ से यहाँ तक कोई ब्रेक नहीं है। बट x इज इक्वल टू माइनस ए पे आते ही यहाँ पे क्या आ गया? ब्रेक आ गया। तो इस पॉइंट पे कैसा हो गया? ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इतने इंटरवल में ये क्या था? कंटिन्यूटी था, लगातार बढ़ता रहा, ठीक है। बट यहाँ पे फिर अगेन ब्रेक आ गया। आई बात समझ में? तो व्हेन वी आर गोइंग टू प्लॉट एनी कर्व, देन इफ वी नीड टू लिफ्ट अवर पेन, या फिर ये कह लें इफ while plotting the graph if there occurs any jump या any hole या any gap, then the function is known as discontinuous function। मतलब जब आप ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं, तब अगर ग्राफ को प्लॉट करते समय आपको पेन को हटाने की जरूरत पड़ गई, या फिर वहाँ पे ब्रेक, जंप या फिर होल आ गए, तो वो कैसा बोला जाएगा? फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोला जाएगा। अब मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात कर ले बेटा इसकी। तो मैथमेटिकली एक जो फंक्शन है वो कब बोला जाएगा कंटिन्यूअस फंक्शन? देखिए डेफिनेशन,
ठीक है। अब a real valued function f(x) is said to be continuous function if, कब होगा, if is said to be continuous function at any point, है ना, continuous function at any point, कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे होती है ना बेटा, at any point in its domain if लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। ये तीनों कैसे हों बेटा, इक्वल हों। क्या हो, कोई भी फंक्शन f(x) जो कि रियल वैल्यूड है वो अपने डोमेन में या फिर अपने डोमेन के किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस बोला जाएगा। कब, जब उस पॉइंट पे उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसे हो, ये तीनों इक्वल हो, तो बोला जाएगा कैसा फंक्शन होगा, वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, डेफिनेशन इसकी देख लें तो लिमिट अगर किसी पॉइंट, लेट एट एनी पॉइंट सी, ठीक है, मैंने किसी पॉइंट सी पे बात की, ठीक है, तो किसी पॉइंट सी पे ये कंटिन्यूअस कब बोला जाएगा, f(x) इफ लिमिट x टेंड्स टू सी f(x) बराबर किसके, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, यानी ये दोनों क्या हों, बराबर हों। ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में इस फंक्शन की हमने क्या लिखी हुई है बेटा, लिमिट लिखी हुई है ना, लिमिट x टेंड्स टू सी व्हेन x इज टेंडिंग टू सी, जब x सी की ओर को टेंस कर रहा है तब जो फंक्शन की वैल्यू है वो बराबर किसके हो, फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, एफ ऑफ सी का मतलब क्या हुआ, फंक्शन की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट सी, जिस पॉइंट पे हम लिमिट निकालना चाह रहे हैं या फिर कंटिन्यूटी डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू अगर बराबर हो जाए किसके, फंक्शन की लिमिट के, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है एट दैट पॉइंट। अब इसी में से क्या निकलते बेटा, ये जो लिमिट है इसी लिमिट में से दो निकलते हैं, एक निकलता है इसमें से लेफ्ट हैंड लिमिट, एक निकलता है राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत कब पड़ती है, जब फंक्शन इस पॉइंट पे अलग अलग डिफाइन हो। फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कुछ और हो, राइट हैंड लिमिट के लिए डेफिनेशन फंक्शन की कुछ और हो, तब आप इन दोनों को अलग अलग निकालिए। अदरवाइज आप सीधे सीधे ये फार्मूला लगा दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू सी f(x), तो सीधे जनरल लिमिट आ जाएगी और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे निकाल ली। अगर दोनों बराबर हैं तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, मान लीजिए एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सपोज, ठीक है, मुझे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट x इज इक्वल टू कहाँ पे बेटा, c पे मुझे इसको चेक करना है। तो देखिए बेटा यहाँ पे ऐसा कुछ तो दिया नहीं है कि लेफ्ट हैंड के लिए जो है कोई फंक्शन की डेफिनेशन कुछ और है, राइट हैंड के लिए फंक्शन की डेफिनेशन कुछ और है, ऐसा कुछ दिया नहीं है, जनरल सा फंक्शन दिया है। तो सीधे सीधे फार्मूला निकाल दो। क्या होता है फार्मूला लिमिट कंटिन्यूअस का, किसी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए फार्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू f(a)। अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे, f(x) इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट, किस पॉइंट के लिए हम चेक कर रहे हैं, a, तो एट पॉइंट x इज इक्वल टू a, ये होता है ना। तो यहाँ पे हमें चेक करना है किस पॉइंट पे, c पॉइंट पे। तो c पॉइंट पे चेक करने के लिए क्या करना होगा, क्या बराबर दिखाना होगा, लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इज इक्वल टू किसके, f(c) के। अगर ये हो जाए तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ठीक है, चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दिखा लो पहले, है ना, लेफ्ट हैंड साइड। तो निकालिए लिमिट की वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू c f(x), लिमिट x टेंड्स टू c f(x) की वैल्यू यानी फंक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा, x स्क्वायर। नाउ ऑन अप्लाइंग लिमिट, तो लिमिट अप्लाई करिए, है ना, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख देंगे, c रख देंगे, तो c स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, c स्क्वायर। अब निकालिए वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू c। तो f(x) फंक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा, x स्क्वायर। तो फंक्शन की वैल्यू पॉइंट c पे कैसे निकालेंगे, x की जगह पे c रिप्लेस कर दीजिए, कितना आ गया, c स्क्वायर। तो देखिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों सेम आ गई, तो हम कह देंगे सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट
x इज इक्वल टू सी। तो सी पॉइंट पे फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। और वैसे भी ग्राफिकली भी हमने अभी देखा था, ये क्या है, एक पैराबोला है जो वाई एक्सिस में बन रहा है, ठीक है। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँ ना बेटा, तो ग्राफिकली भी देखिए ये जो है एक पैराबोला बना रहा था नहीं बना रहा था ये। अब इसका जब हम कर्व बना रहे हैं, है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो कहीं कोई ब्रेक या होल दिख रहा है आपको इसके कर्व में? नहीं है। तो इसलिए कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये थोड़ा कंटिन्यूटी के बारे में था। थोड़ा और डिस्कस करते हैं हम, कुछ और ग्राफ्स को, कुछ और फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से फंक्शन जो होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन में और कौन से नहीं होते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूटी एट एनी पॉइंट, इसके बारे में हमने अभी तक डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया कि किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी हम कैसे, डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन हमने डिस्कस की। अगर f(x) कोई एक फंक्शन है तो किसी पॉइंट x बराबर a पे ये कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। कब, व्हेन लिमिट एट दैट पॉइंट, जो फंक्शन की लिमिट है उस पॉइंट पे वो बराबर किसके हो जाए, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे। इसके बारे में बात कर ली हमने, ठीक है। फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट पे, जो फंक्शन की लिमिट की वैल्यू है वो बराबर हो जाए उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूटी एट एनी इंटरवल। इंटरवल में कैसे हम कंटिन्यूटी का पता करेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमने कहा लेट अ रियल वैल्यूड फंक्शन f(x) is continuous at continuous at any interval क्लोज इंटरवल a, b। ठीक, क्या कहा बेटा हमने, कंटिन्यूटी एट एनी पॉइंट तो हो गया। किसी पॉइंट पे अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो कैसे चेक करेंगे, उस पॉइंट पे उस फंक्शन के लिमिट की वैल्यू जो होगी उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, है ना, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ लिमिट एट दैट पॉइंट इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल है तो कंटिन्यूटी है उस पॉइंट पे। अगर इंटरवल की बात कर लें, मान लीजिए कोई फंक्शन f(x) है और हमें पता करना है कि ये फंक्शन क्या है, क्लोज इंटरवल a, b में कंटिन्यूअस है। तो कब होगा बेटा ये कंटिन्यूअस, जब ये देखिए ये पॉइंट A हो गया, ये B हो गया, इंटरवल क्लोज है। 11वीं में तुमने पढ़ा होगा इंटरवल के बारे में। तो क्लोज इंटरवल है, दैट मीन्स कि A और B दोनों कैसे हो जाएंगे, इंक्लूडेड पॉइंट होंगे बेटा। A और B दोनों कैसे पॉइंट होंगे, इंक्लूडेड पॉइंट, है ना। यानी कि ये दोनों पॉइंट भी इंक्लूड होंगे और जो इनके बीच का इंटरवल है ना, ये भी इंक्लूड होगा। तो अगर कोई फंक्शन इस इंटरवल में कैसा है, कंटिन्यूअस है, तो हमें क्या दिखाना होगा, हमें ये दिखाना होगा कि फंक्शन इस इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, है ना, जितने भी पॉइंट है इस इंटरवल के अंदर, उन सारे पॉइंट पे भी कंटिन्यूअस हो। और साथ ही साथ जो ये एंड पॉइंट हैं, एंड पॉइंट है ना, इंटरवल के जो एंड पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स पे फंक्शन कैसा हो, एग्जिस्ट कर रहा हो, है ना। इन पॉइंट पे फंक्शन कैसा हो बेटा, इन पॉइंट पे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा हो और इनके बीच के पॉइंट्स पे फंक्शन कैसा हो, कंटिन्यूअस हो, तब हम कहेंगे कि वो फंक्शन उस इंटरवल में कैसा है, कंटिन्यूअस है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इन पॉइंट पे फंक्शन क्या एग्जिस्ट हो, मैं इसलिए कह रहा हूँ बेटा, अगर मैं इस ए पॉइंट की बात करूँ तो इस ए पॉइंट के लेफ्ट के लिए तो मुझे कुछ पता ही नहीं है ना, क्योंकि ये इंटरवल जो है ए और बी के बीच में दे रखा है। तो ए से इधर का मुझे कुछ पता नहीं है, बी से इधर के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है, ए से इधर और बी से उधर, यानी ए के लेफ्ट हैंड साइड और बी के राइट हैंड साइड के लिए फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। मतलब फंक्शन दे ही नहीं रखा है इसके लिए, फंक्शन की कोई डेफिनेशन दी ही नहीं है इसके लिए। फंक्शन की डेफिनेशन काय के लिए दी है, क्लोज इंटरवल a, b के लिए। तो यार मैं ए का लेफ्ट हैंड साइड कैसे निकालूंगा जब मुझे पता नहीं होगा, और मैं बी का राइट हैंड साइड कैसे निकालूंगा, ठीक है। तो मैं बस इतना कर सकता हूँ कि फंक्शन की वैल्यू ए पॉइंट पे चेक कर सकता हूँ, यानी कि मैं निकाल सकता हूँ एफ ऑफ ए, और मैं क्या निकाल सकता हूँ, एफ ऑफ बी। अगर इन दोनों की वैल्यू कैसी है बेटा, इन दोनों की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, फाइनाइट है, ठीक है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इन दोनों पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। समझ गए बात को। इन दोनों पॉइंट पे लिमिट नहीं निकालनी है हमें, इन दोनों पॉइंट पे हमें फंक्शन की वैल्यू देखनी है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है।
अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब फंक्शन में एक्स की जगह पे एक बार ए रख के देखेंगे, एक बार एक्स की जगह पे बी रख के चेक करेंगे, तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो डेफिनेट आनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो फंक्शन क्या होगा, इन दोनों पॉइंट पे भी कंटिन्यूअस होगा। रही बात इनके बीच की, तो इनके बीच के लिए फंक्शन डिफाइन होगा, तो हम कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे इस फार्मूले की हेल्प से। ठीक है, तो ये बात हुई। फिर इसके बाद नेक्स्ट है बेटा अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। अगला टॉपिक क्या है, पहले मैं थ्योरी समझा दे रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। बताने से पहले थोड़ा सा मैं कुछ फंक्शन के ग्राफ बता देता हूँ, ठीक है। कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। तो देखिए पहला पॉइंट, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन is continuous in its domain। कोई भी फंक्शन है बेटा, कहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं उसकी, रेंज में तो करते नहीं है। कोई भी फंक्शन अगर आपको गिवन है तो कंटिन्यूटी की जब बात होती है तो कंटिन्यूटी कहाँ चेक करते हैं, उसके डोमेन के पॉइंट्स पे। कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करते हैं, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स दे रखा है आपको, तो आप कहाँ पे चेक करेंगे कंटिन्यूटी, किसी पॉइंट एक्स बराबर किसी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी पे ही तो चेक करेंगे। और जो एक्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, उस फंक्शन की डोमेन होती है, ठीक है, जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है। तो इसलिए कभी भी अगर कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं तो कहाँ करते हैं, उस पॉइंट के कहाँ पे, उस फंक्शन के डोमेन में। तो अगर मैं पॉलिनोमियल फंक्शन की बात कर रहा हूँ तो पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए डोमेन क्या होता है बेटा, सेट ऑफ रियल नंबर होता है। आप सभी जानते हैं, पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है तो उसका डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर में अगर वो पूरे रियल नंबर में क्या है, डिफाइन होता ही है। कोई भी पॉलिनोमियल उठाकर देख लो यार तुम, है ना, एग्जाम्पल बधेरे पड़े हुए हैं, बहुत सारे पड़े हुए हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक पॉलिनोमियल ही है ये भी। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो एक बात बताओ बेटा, ये जितने भी फंक्शन दिख रहे हैं सब पॉलिनोमियल ही तो हैं, बस इसको छोड़ दें और इसको छोड़ दें, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं ये भी पॉलिनोमियल, बट ये कैसे हैं, ये रैशनल फंक्शन है। ये दोनों कैसे हैं बेटा, रैशनल फंक्शन है। तो इसके बारे में डिस्कशन अभी मैं करूँगा। बाकी जितने भी फंक्शन आपको दिख रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये सारे जो फंक्शन है, ठीक है, ये सारे फंक्शन रियल नंबर के लिए डिफाइन है कि नहीं है। कोई भी रियल नंबर में यहाँ रख दूंगा फंक्शन कुछ ना कुछ डेफिनेट वैल्यू देगा ना, डेफिनेट वैल्यू तो देगा, ऐसा तो नहीं इनफाइनाइट दे देगा। तो ये सारे जो फंक्शन हैं यहाँ पे पॉलिनोमियल, वो रियल नंबर के लिए डिफाइन है, ईच एंड एवरी रियल नंबर। तो इसलिए ये क्या होंगे, अगर ये रियल नंबर के लिए डिफाइन है तो ये कंटिन्यूअस होंगे, क्योंकि कहीं कोई ब्रेक आएगा ही नहीं। कोई भी वैल्यू एक्स की यहाँ रखोगे वाई की वैल्यू मिलती रहेगी, एक्स की रखोगे वाई की वैल्यू मिलती रहेगी, ऐसा तो नहीं कि ब्रेक मिलेगा कहीं पे। तो इसलिए एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, ये होता ही होता है, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन अगर है तो वो क्या होगा, वो कंटिन्यूअस होगा अपने डोमेन में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, एवरी रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू किस प्रकार से होता है, रैशनल फंक्शन पी एक्स अपॉन क्यू एक्स टाइप का होता है। तो ये जो रैशनल फंक्शन है ये कैसा होगा बेटा, कंटिन्यूअस होगा इन इट्स डोमेन, सिवाय केवल एक जगह के, कहाँ पे, वेयर क्यू एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। आप ध्यान रखिए, आप जिस पॉइंट पे क्यू एक्स 0 दे देगा, एक्स की जिन वैल्यू पे ये जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है क्यू एक्स ये 0 दे देगा, केवल उन पॉइंट्स पे ये फंक्शन जो रैशनल फंक्शन है वो क्या नहीं होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उन पॉइंट्स पे ये डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ठीक। तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है बेटा यहाँ पे, ठीक है, पहले इसको देखिए कि ये कहाँ पे डिफाइन नहीं है।
फॉर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 के लिए क्या डिफाइन है बताइए, f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/0 इन्फिनिटी। आगे नहीं आ गई? तो एक बात बताओ यार, जब मैंने यहाँ पे अभी तुम्हें कंटिन्यूटी एट एनी पॉइंट की बात कही थी तो मैंने क्या लिखा था कि कोई फंक्शन f(x) की किसी पॉइंट x इज इक्वल टू a पे कंटिन्यूस होगा कब, जब उस पॉइंट पे फंक्शन की जो लिमिट है वो इक्वल हो किसके, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के, बताया था। तो अगर मैं 0 पे बात करूँ तो 0 पे फंक्शन की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 0 कितनी आ रही है, इनफाइनाइट। तो जब इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ही डिफाइन नहीं है, फंक्शन ही डिफाइन नहीं है इस पॉइंट पे, तो कंटिन्यूअस कहाँ से होगा, होगा क्या कंटिन्यूअस, नहीं होगा। तो इसलिए मैंने आपको ये कहा कि हर कोई फंक्शन, चाहे वो रियल, चाहे वो पॉलिनोमियल फंक्शन हो, चाहे वो रैशनल फंक्शन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक हो, चाहे एक्सपोनेंशियल हो, चाहे लॉगरिथमिक हो, वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है इन इट्स रिस्पेक्टिव डोमेन। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो रैशनल फंक्शन है ये कंटिन्यूअस होगा कहाँ पे, इसके डोमेन पे। तो इसका डोमेन अगर मैं देखूँ, इस फंक्शन के लिए अगर मैं डोमेन देखूँ इस फंक्शन का, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 को ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि 0 पे क्या हो जाएगा ये फंक्शन, 0 पे ये फंक्शन हमें दे दे रहा है इन्फिनिटी विच इज़ इनडिफाइंड। ओके, तो इसलिए ये फंक्शन क्या, जो पॉलिनोमियल फंक्शन है px/qx टाइप का, ये क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा कहाँ पे, ऑल पॉइंट बस एक्सेप्ट दीज पॉइंट इन विच qx इज 0। केवल उन पॉइंट पे नहीं होगा जहाँ पे qx क्या दे देगा हमें 0, बाकी सारे पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है भाई, तीसरा पॉइंट है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। अरे यार मॉडुलस फंक्शन कैसे लिखते हैं इसको, f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, है ना। x देता है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, 0 देता है व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड माइनस x देता है व्हेन x इज लेस देन 0। कोई भी मॉडुलस फंक्शन दिया हो बेटा, उसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, तो ग्राफ कैसा मिलता है, एक वी शेप का ग्राफ मिलता है नहीं मिलता वी शेप का, बताइए। ये लाइन शो करती है y इज इक्वल टू x को, और ये लाइन शो करेगी y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x को। तो एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। हर मॉडुलस फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा इन इसके डोमेन में। अब एक बात बताइए, जब मैंने मॉड x का ग्राफ बनाया, ठीक है, तो क्या कहीं पे कोई ब्रेक या होल आया, बताइए। मुझे ज़रूरत पड़ी क्या पेन को लिफ्ट करने की, पेन को उठाने की ज़रूरत पड़ी बेटा कहीं पे, कहीं नहीं पड़ी, बस कंटिन्यूटी ग्राफ बनता चला गया। तो इसलिए कैसा हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। सपोज एक दूसरा किस्म का एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज मॉड ऑफ x-3 दिया है आपको, क्या दिया है, मॉड ऑफ x-3, तो ये भी कंटिन्यूअस होगा। इसको ब्रेक करिए इसकी डेफिनेशन के हिसाब से, कैसे ब्रेक होगा, मॉड ऑफ x प्लस का x देता है, तो मॉड ऑफ x-3 प्लस x-3 देगा कब, ये कब देता था, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या दिया हुआ है फंक्शन में, मॉड के अंदर x-3, तो व्हेन x-3 इज ग्रेटर देन 0। क्लियर हुई बात। अब ये 0 देता है तो ये भी 0 देगा, क्योंकि ये भी मॉडुलस फंक्शन है। कब देगा ये 0, व्हेन x इज ग्रेटर देन, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है, x-3, तो ये कब 0 देगा, व्हेन x-3 इज इक्वल टू 0, है ना। कंपेयर करके लिखना सीखो बेटा, ठीक है, x-3। अब ये नेगेटिव देगा, मॉड ऑफ x नेगेटिव दे रहा था, माइनस x, कब, व्हेन x इज लेस देन 0। जो पॉइंट यहाँ है उसी को उठाया जा रहा है, नहीं उठा रहा है। मॉड ऑफ x इज माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0, तो मॉड ऑफ x-3 इज माइनस ऑफ x-3, ओके, व्हेन x-3 इज लेस देन 0। अब इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, है नहीं, तो ये x-3 देगा कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन, अब देखिए x-3 ग्रेटर देन 0, अब ये 3 उधर जाएगा इनइक्वलिटी के, तो x इज ग्रेटर देन क्या दे देगा ये 3, तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 3, 0 कब दे रहा है, x-3 इक्वल टू 0, ये 3 उधर जाएगा तो क्या देगा बेटा, x इज इक्वल टू 3, ओके, एंड माइनस ऑफ x-3 कब, x-3 लेस देन 0। अब देखिए ध्यान से, x-3 लेस देन 0, इनइक्वलिटी 12th में पढ़ी होगी, 11th में सॉरी आपने, तो ये 3 उधर जाएगा, क्या होगा, प्लस का 3 हो जाएगा, तो x इज लेस देन, ये उधर जाएगा प्लस का 3, है ना। तो ये पॉइंट क्या आ गया, व्हेन x इज लेस देन 3। तो यहाँ जो v बन रहा था उसका जो वर्टेक्स था, ओरिजिन था, और यहाँ पे वो पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट देखिए ना, यहाँ 0 0 था, यहाँ पे वो पॉइंट कौन सा आ जा रहा है, व्हेन x इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा वो कौन सा वाला बन जाएगा, इधर मुझे मिटाना पड़ेगा, इसको मैं मिटा ले रहा हूँ, ठीक है।
तो जो ग्राफ बनेगा बेटा इस फंक्शन का एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 का, वो क्या बन जाएगा, पॉइंट क्या मिल गया तुम्हें, वर्टेक्स तुम्हारा शिफ्ट हो गया है। अगर तुम ध्यान से देखो तुम्हारा वर्टेक्स जो यहाँ पे 0,0 था, है ना, जो 0,0 वर्टेक्स था, यहाँ पे वो वर्टेक्स क्या हो गया है 3,0। तो बस 1 2 3 ये पॉइंट आ गया 3 तुम्हारा, है ना। इस पॉइंट से एक वी शेप का कर्व बना देंगे हम, कुछ ऐसा, ठीक है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 तब वैल्यू क्या है फंक्शन की, y इक्वल टू एक्स माइनस 3, एंड व्हेन एक्स इज लेस देन 3 तब क्या वैल्यू है, y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 3, ये हो जाएगा। तो कहीं पे कोई ब्रेक दिख रहा है आपको कर्व में, कहीं पे कोई लिफ्ट करने की जरूरत पड़ी पेन को, सीधे स्मूथली पेन एक बार चलाना स्टार्ट किया और कंटिन्यूसली पेन क्या हुआ, चलता गया चलता गया चलता गया। तो इसलिए मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है इन इट्स रिस्पेक्टिव डोमेन। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट अब बात करेंगे हम सिग्नम फंक्शन की। किसकी बात कर लेते हैं, सिग्नम फंक्शन की, ठीक है। तो देखिए सिग्नम फंक्शन के बारे में, ठीक, कैसा होता है बेटा सिग्नम फंक्शन, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, कुछ ऐसा होता है सिग्नम फंक्शन। और खुलता कैसे है, देखिए ध्यान से, मॉड एक्स, अभी आपको मैंने बताया कि मॉड एक्स क्या देता है, पॉजिटिव एक्स, कब, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। पहले मॉड एक्स को खोल लेते हैं, फिर नीचे से एक्स से डिवाइड कर लेंगे। मॉड एक्स देता है बेटा 0, कब, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, एंड मॉड एक्स देता है क्या, नेगेटिव एक्स, कब, व्हेन एक्स इज लेस देन 0। इतनी बातें हमने मॉड एक्स की खोल ली। अब चूंकि ये सिग्नम फंक्शन है बेटा, तो एक्स से डिवाइड हो रहा है, तो हर जगह क्या करिए आप, एक्स से डिवाइड कर दीजिए। ओके, डिवाइड करने पे क्या मिल रहा है, देखिए एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ पे वैल्यू मिली 1, यहाँ पे 0 अपॉन एक्स क्या दे देगा 0, यहाँ पे डिवाइड हो गया कितना दे देगा -1, दिख रहा है आपको। तो आज से मुझे क्या पता चला कि जो सिग्नम फंक्शन है, ओके, ये कैसे एक्सपेंड होता है, ये देता है +1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, एंड -1 व्हेन एक्स इज लेस देन 1। ठीक, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओके, ये पॉइंट हो गया आपका, ठीक है 1, ये पॉइंट हो गया, सॉरी 0,1 कर लीजिए इसको, क्या कर लीजिए, वाई एक्सिस में x0 y1, और ये पॉइंट हो गया आपका 0, -1, ठीक है, 0, -1। अब ध्यान से ग्राफ को देखिए आप, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, जब x क्या है 0 से बड़ा है, तो जब x 0 से बड़ा है तब y की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1 है ना। तो व्हेन x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा कहाँ को जाएगा, राइट हैंड को, तब y की वैल्यू कितनी है 1। तो बेटा एक बात बताओ, x ग्रेटर देन 0 है ना, तो यहाँ पे इंटरवल कौन सा है, ओपन इंटरवल है क्लोज है, ओपन इंटरवल है ना, क्योंकि केवल ग्रेटर देन लगा है, ग्रेटर देन के साथ अगर इक्वल टू लग जाता तब क्लोज होता, ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू लगता तब क्लोज होता ना, तो केवल क्या लगा यहाँ पे ग्रेटर देन। तो जो ग्राफ होता है तुमने देखा भी होगा, 1 पे कैसा होगा, ओपन स्फीयर, ये x की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए y किधर को टेंस करेगा, 1 की ओर को। और सिमिलरली व्हेन x इज लेस देन 1, है ना, सॉरी 0 होगा, हाँ, व्हेन x इज लेस देन 0, जब x क्या है 0 से छोटा, यानी हम x के कहाँ को जाएंगे, लेफ्ट को, तब वैल्यू कितनी है इसकी -1, तो -1 पे ओपन स्फीयर, -1 से इधर को, और जब x 0 है तो y 0, वो पॉइंट ये हो गया 0। अब एक बात बताइए, जब आप इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, देखो मैं प्लॉट कर रहा हूँ ग्राफ, ये मैं कंटिन्यूस लाया इसका ग्राफ यहाँ पे, यहाँ से क्या हो गया, ब्रेक हो गया नहीं हो गया, बताओ यहाँ पे इस पॉइंट पे आके आपका जो ग्राफ है वो ब्रेक हो गया, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए तो कुछ है ही नहीं मेरे पास, इस पॉइंट के आगे मैं नीचे को थोड़ी जाऊँगा, क्योंकि इस पॉइंट पे 0 पे क्या है, x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या है 0 है, 0 पे 0 है ना, और बाकी 0 से इधर को अगर तुम बढ़ोगे, 0 से यहाँ पे मान लीजिए 0.1 है, तो 0.1 पे सीधे सीधे वैल्यू यहाँ पे आ रही ना, तो यहाँ से यहाँ तक ब्रेक हो गया, फिर अगेन यहाँ से यहाँ तक के लिए ब्रेक हो गया, फिर इधर को, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आप डिसकंटिन्यूअस। ओके, और वैसे भी तुम्हें दिख रही होगी इस फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट कब देखते हैं, 0 से जहाँ पे बड़ा हो, है ना। अगर मैं लिमिट की बात करूँ, ये 0 है, तो 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट 0 से छोटी, व्हेन x इज लेस देन 0 तब लेफ्ट मिलेगी, और राइट हैंड लिमिट कब मिलेगी, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़े के लिए, तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी, राइट हैंड लिमिट कितनी है इसकी 1, व्हेन x इज लेस देन 0 मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है -1, और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे x बराबर 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0, तीनों अलग अलग आ रही है, तो वैसे ही डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया।
नेक्स्ट आता है बेटा इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा वो क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसा होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बेटा वो सारे क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं अपने अपने डोमेन में। सपोज आपने एग्जांपल लिया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। डोमेन क्या होता है बेटा साइन एक्स का, डोमेन होता है सेट ऑफ रियल नंबर। और वैसे भी अगर आप साइन एक्स का ग्राफ देखें, ओके, साइन एक्स का ग्राफ आपने 11वीं में पढ़ा होगा, वैसे मैंने पढ़ा भी रखा है। दिस इज पाई बाई टू, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाई टू एंड दिस इज 2 पाई, ओके। दिस इज माइनस पाई बाई टू, दिस इज माइनस पाई, दिस इज माइनस 3 पाई बाई टू एंड दिस इज माइनस 2 पाई। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या चाहिए मुझे डोमेन पता होना चाहिए और साइन की रेंज भी पता होनी चाहिए, क्योंकि ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ तो साइन की रेंज क्या होती है, रेंज होती है -1 to 1, ओके। तो दिस इज 1 एंड दिस इज -1। 1 पे और -1 पे क्या करिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए ऐसे डॉटेड, ओके, ग्राफ प्लॉट करने के लिए। इससे थोड़ा सा आसानी हो जाती है, ठीक है। ज़रूरत नहीं भी है इसकी, बट आसानी हो जाती है। अब कुछ एक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे साइन n पाई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर z। साइन में सारे पाई 0 होते हैं, मीन्स साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 2 पाई की वैल्यू 0, साइन 3 पाई की वैल्यू 0, साइन 4 पाई की वैल्यू 0, साइन माइनस पाई की वैल्यू 0। नेगेटिव में अगर जाऊँ मैं, साइन माइनस पाई 0 देगा, साइन -2 पाई 0 देगा, साइन -3 पाई 0 देगा, है ना। तो फार्मूला क्या बनता है कि साइन n पाई इक्वल टू 0 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर z। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये होती है कि साइन में पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 इनकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो बस देखिए यहाँ पे साइन -2 पाई मैंने बताया अभी 0 वैल्यू देगा, -3 पाई बाई 2 पे साइन की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। पाई पे अगेन 0 देगा, माइनस पाई बाई 2 पे क्या देगा, -1 देगा, ठीक है। माइनस पाई बाई 2 पे -1 हो गया। 0 पे क्या देता है बेटा, 0। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो पाई बाई 2 पे 1 हो गया। पाई पे अगेन 0, 3 पाई बाई 2 पे -1, 2 पाई पे अगेन 0। अब इन पॉइंट्स को आप क्या कर लीजिए, इन पॉइंट्स को आप प्लॉट कर लीजिए, ठीक है। 2 पाई पे 0, 3 पाई बाई 2 पे 1, पाई पे अगेन 0, पाई माइनस पाई बाई 2 पे -1, 0 पे 0, पाई बाई 2 पे 1, पाई पे अगेन 0, ठीक है। 3 पाई बाई 2 पे -1 एंड 2 पाई पे 0। तो आप ग्राफ देख रहे हैं, जब मैंने ग्राफ बनाया क्या कहीं पे कोई ब्रेक या होल आया, कहीं पे कोई ब्रेक, कोई होल, या फिर मुझे ग्राफ प्लॉट करते समय पेन को लिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ी, नहीं पड़ी। तो इसलिए ये साइन फंक्शन कैसा होगा, साइन एक्स कैसा फंक्शन होगा, कंटिन्यूअस होगा। कैसा होगा बेटा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है। ऐसी अगर मैं बात करूं किसकी, कॉस एक्स की, किसकी बात करूं बेटा, कॉस एक्स की अगर मैं बात करूं तो कॉस एक्स का ग्राफ से समझ लीजिए आप, है ना। तो कॉस एक्स का ग्राफ देखिए, ठीक, y इक्वल टू कॉस एक्स। डोमेन क्या होता है इसका बेटा, डोमेन इसका भी सेट ऑफ रियल नंबर होता है, ठीक है। और रेंज क्या होता है, -1 to 1। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका, ठीक। दिस इज एक्स एक्सिस and this is y axis, okay. This is origin, this is pi by 2, this is pi, this is 3 pi by 2 and this is 2 pi। ग्राफ प्लॉट करते समय पाई बाई 2 के मल्टीपल के रूप में लिखते हैं, ठीक है। दिस इज माइनस पाई बाई 2, दिस इज माइनस पाई, दिस इज -3 पाई बाई 2 एंड दिस इज -2 पाई। यहाँ पे ये पॉइंट हो गया 0,1 और यहाँ पे ये पॉइंट हो गया 0,-1। 1 पे -1 पे एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, ठीक है, क्योंकि रेंज यही है, इससे नीचे को नहीं जाना है, -1 से नीचे नहीं जाना है, +1 से ऊपर। अब कॉस की कुछ एक खासियत होती है बेटा, कॉस की क्या होती है, कॉस में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ऑलवेज गिव्स अस 0 वेयर n बिलोंग्स टू z, इंटीजर। कॉस क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 कॉस में क्या देते हैं, हमेशा 0 देते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू z। जैसे n की जगह अगर मैं क्या रखूँ बेटा, 0 रखूँ, यहाँ पे रखो 0, तो 2 × 0 0, केवल 1 बचेगा, कॉस पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 क्या देता है, 0। n की जगह 1 रखूँ तो 2 × 1 = 2 +1 3, 3 पाई बाई 2, कॉस 3 पाई बाई 2 क्या देगा, 0। n की जगह -1 रखूँ तो -2 + 1 कितना देगा, माइनस देगा, तो माइनस पाई बाई 2, कॉस माइनस पाई बाई 2 भी क्या देगा, 0। तो कॉस में जितने भी 90 के ऑड मल्टीपल है, ठीक है, यानी कि कौन कौन से पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट,
ये पॉइंट, ये सारे क्या होंगे, 0 देगा यहाँ पे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है बेटा, cos 2n पाई इक्वल टू ऑलवेज बी 1 एंड cos 2n प्लस 1 पाई बी ऑलवेज -1, बोथ कंडीशन n बिलोंग्स टू इंटीजर z। मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे cos के केस में जो पाई का इवन मल्टीपल है, 2n को क्या बोलते हैं बेटा हम, 2n को क्या बोलते हैं, इवन बोलते हैं ना, और 2n प्लस 1, ये 2n प्लस 1 को क्या बोलते हैं, ऑड के लिए यूज करते हैं, इसको करते हैं ना। तो cos की कंडीशन में इवन मल्टीपल ऑफ पाई देगा 1, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई देगा -1। तो कंडीशन लगाएंगे तो पाई कैसा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है ना, तो पाई पे क्या मिलेगा तुम्हें, -1 मिलेगा। 2 पाई कैसा है, इवन मल्टीपल है, 2 पाई पे वैल्यू कैसी देगा, +1 देगा। सिमिलरली माइनस पाई है तो ऑड मल्टीपल ना, तो माइनस पाई पे वैल्यू क्या देगा, -1। 2 पाई पर क्या देगा, -2 पाई पे +1। तो बस ग्राफ को प्लॉट कर दीजिए, 2 पाई पे ग्राफ कहाँ जा रहा है, +1 में, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस पाई पे -1, ठीक है, -π/2 पे 0, और cos 0 पे क्या देता है, 1। तो कुछ इस तरीके से कंटिन्यूसली इसका ग्राफ देखो मैं बना पा रहा हूँ, नहीं बना पा रहा हूँ। तो कोई ब्रेक या होल आया इसका ग्राफ प्लॉट करने में, नहीं आया। तो इसलिए जो कोसाइन फंक्शन है वो अपने रिस्पेक्टिव डोमेन में कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। एक और 10 का बता दे रहा हूँ, बाकी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। बाकी सेक, कोसेक और कॉट का आप ग्राफ 11th क्लास की बुक में भी दिया हुआ है और मैंने भी बता रखा है, तो उससे देख सकते हैं कि कहीं कोई ब्रेक है या नहीं है। तो एक थर्ड है y = 10x। अब बेटा 10x का क्या होता है, 10x इज द रेशियो ऑफ sin x एंड cos x। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये रैशनल फंक्शन बना रहा है कि नहीं बना रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले रैशनल फंक्शन बताया था आपको, px/qx टाइप का। तो मैंने कहा था ये कंटिन्यूअस होगा सारे पॉइंट पे, बस कहाँ पे नहीं होगा, एक्सेप्ट दोज पॉइंट वेयर qx = 0। qx को 0 नहीं होना पड़ेगा ना, तो केवल किन पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, उन पॉइंट पे जहाँ पे qx आपको क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो ठीक उसी एल्गोरिथम को यहाँ हम लगाए हैं। तो y क्या है, 10x फंक्शन। तो 10x क्या होता है, 10x इज रेशियो ऑफ sin x एंड cos x, ठीक। तो ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस होगा इन ऑल पॉइंट्स ऑफ द डोमेन, एक्सेप्ट, केवल किन पॉइंट पे नहीं होगा, एक्सेप्ट दोज पॉइंट वेयर, कहाँ पे, जहाँ पे cos x क्या दे दे, 0 दे दे। और cos x कहाँ पे 0 देता है, अभी मैंने बताया cos x कहाँ 0 देता है, इवन cos x 0 देता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। तो x बिलोंग्स टू 2n + 1 π/2। इन पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। ये जो फंक्शन है 10x ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, फॉर ऑल रियल नंबर्स। केवल किन पॉइंट पे नहीं होगा, जहाँ पे cos x क्या दे दे आपको, 0, क्योंकि वहाँ पे तो ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं है ना, वहाँ पे तो 10x फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। तो जब 10x ही डिफाइन नहीं है वहाँ पे, तो फिर ये कंटिन्यूअस कहाँ से होगा, बात समझ में आ रही। और तो कहाँ पे नहीं होगा ये कंटिन्यूअस, अगर 10x का आप डोमेन देखें तो 10x का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, r - 2n + 1 π/2, यही तो होता है ना डोमेन। रियल नंबर में से हम क्या हटा देते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को हम हटा देते हैं, वो डोमेन होता है 10x का। तो 10x जो होगा कंटिन्यूअस होगा एट ऑल पॉइंट्स इन इट्स डोमेन एक्सेप्ट एट दोज पॉइंट वेयर cos x इज 0। एंड कौन से पॉइंट होते हैं जहाँ पे cos x 0 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है। इसी तरीके से बारे फंक्शन भी हैं। और अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँ, अगर मैं 10x के ग्राफ की बात करूँ तो ग्राफ से भी ये चीज़ क्लियर हो जाती है। आप ध्यान से देखें ग्राफ, इसीलिए ग्राफ का बड़ा इंपॉर्टेंस है बेटा, ठीक है, और आना भी चाहिए ड्रॉ करना। तो 10x का डोमेन क्या होता है, 10x का जो डोमेन होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में से क्या माइनस कर देते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। ओके, तो ठीक है, दिस इज π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3 π/2, ओके, दिस इज 2 पाई, दिस इज -π/2, दिस इज -π, दिस इज -3 π/2 एंड दिस इज -2 पाई। ओके, अब देखिए कहाँ कहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो ऑड मल्टीपल π/2 के कौन कौन से हैं, ये ठीक है, और ये इन पॉइंट पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। क्या ड्रॉ कर दीजिए इन पॉइंट पे, वर्टिकल लाइन। क्यों ड्रॉ करना है इन पॉइंट पे वर्टिकल लाइन, क्योंकि इन पॉइंट पे ये जो 10x है ना, ये डिफाइन नहीं होता बेटा, आगे बात समझ में। तो इन पॉइंट्स पे वर्टिकल लाइन को आपने क्या कर देना है, ड्रॉ कर देना है। अब ध्यान से ग्राफ देखिए, π/2 पे क्या वैल्यू देगा 10x, 10 π/2 पे क्या देगा, 10 π/2 पे इन्फाइनाइट देता है। तो देखो इन्फिनिटी से ग्राफ आया आपका,
और 0 पे क्या देगा, tan 0 0, और -π/2 पे अगेन कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी। अगेन 3π/2 पे क्या, इन्फिनिटी से आया, पाई पे ये 0 देगा, -π/2 पे अगेन 0, ठीक है। ठीक ऐसी ही -π/2 पे tan क्या आया, इन्फिनिटी से, -π पे 0 दिया, -3π/2 पे अगेन इन्फिनिटी। तो आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें अगर, तो कहाँ कहाँ पे आपका ब्रेक आ रहा है, ब्रेक इन पॉइंट्स पे आ रहा होगा बेटा। देखो π/2 पे ब्रेक आ रहा है नहीं आ रहा, π/2 पे क्या टच कर रहा है ये, π/2 पे ब्रेक आया, फिर 3π/2 पे, 3π/2 पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही है। अगर मैं आपको, आपके पास फंक्शन ये है सपोज tan x ना, मैं आपसे कहूँ फाइंड f ऑफ π/2, मैं आपसे कहूँ फाइंड f ऑफ 3π/2, क्या ये वैल्यू दे पाओगे आप, बताइए मुझे। इन दोनों की वैल्यू होगी इन्फिनिटी, अनडिफाइंड हो गया ना, इन पॉइंट्स पे अनडिफाइंड। तो जहाँ जहाँ पे ऑड मल्टीपल होंगे π/2 के, उन पॉइंट्स पे ये फंक्शन क्या हो जा रहा है, अनडिफाइंड हो जा रहा है, वैल्यू ही नहीं दे रहा है। और इसके अलावा जो पॉइंट्स है वहाँ पे दे रहा है। अगर मैं f ऑफ पाई पे बात करूँ इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे फंक्शन जो है tan x ये कंटिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि f ऑफ पाई पे क्या वैल्यू देगा, ये f ऑफ पाई पे 0 देगा, देगा नहीं देगा, तो एक रियल नंबर है 0, तो इसलिए इन पॉइंट्स पे डिफाइन होगा, ऑड मल्टीपल पे नहीं होगा। तो आई थिंक दिस इज़ ऑलमोस्ट आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी कल को मैं इसका नेक्स्ट टॉपिक नहीं, इसका अगला जो पार्ट है वो लेके आऊँगा। उस पार्ट में हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन एंड कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू।